2 फरवरी 2015 को उत्तर प्रदेश की राजधानी कहे जाने वाले लखनऊ के शहीद पथ के पास सुबह 7 से 8 बजे करीब पे लोगों को एक जूट का बोरा पड़ा हुआ दिखता है और उस जूट के बोरे के आसपास कई सारे कुत्ते उसको नोच रहे होते हैं और उसके आसपास ही घूम रहे होते हैं। काफी देर तक ये देखने के बाद वहाँ के रहने वाले लोगों ने ये डिसाइड करते हैं कि वो जूट का बोरे को खोल के देखा जाए कि उसमें ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से कुत्ते उसके आसपास ऐसे मंडरा रहे हैं। तो जैसे ही वो बोरे को खोलते हैं उनको उसमें से किसी लड़की के कटी हुई दोनों टांगे मिलती हैं और वो टांगे और किसी की नहीं बल्कि 19 साल की गौरी की होती है। लखनऊ के अंदर अमीनाबाद में रहने वाले मिस्टर शिशिर श्रीवास्तव और उनकी वाइफ मिसेस तृप्ति श्रीवास्तव की लव मैरिज हुई होती है और वो दोनों आपस में काफी अच्छी तरीके से अपना जीवन व्यापन कर रहे होते हैं। जहां पर शिशिर अपनी अमीनाबाद में ही इंटीरियर डेकोरेशन की दुकान संभालते हैं और वहीं पे तृप्ति एक हाउस मेकर होती हैं और लव मैरिज की वजह से उनके जीवन में कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होती और अच्छे खासी वेल टू डू फैमिली से भी बिलोंग करते हैं और उनकी एक लौती एक बेटी होती है जिसका नाम होता है गौरी श्रीवास्तव। गौरी 19 साल की हो चुकी होती है और उसको उसके 19 साल के जीवन में उसके माता पिता द्वारा किसी भी तरीके का कोई भी बाउंडेशन या फिर लिमिटेशन नहीं था। 1 फरवरी 2015 को गौरी अपने पिता की जैकेट को ड्राई क्लीन करवाने के लिए अपने घर पे मम्मी को बता के निकलती है कि वो ड्राई क्लीनर्स की दुकान पर जाने वाली है मार्केट में और वहां से उसको आने में थोड़ी लेट हो जाएगी क्योंकि वो आते वक्त मंदिर होते हुए आएगी। तो उसकी मम्मी भी उसको जाने देती है और घर से लेकर ड्राई क्लीनर्स की दुकान जो कि मार्केट में थी वहां तक जाते जाते गौरी को उसके काफी घर के आसपास वाले लोगों ने मार्केट में जो उसके फादर को जानते थे उन्होंने यहाँ तक कि उसके फैमिली रिलेटिव्स ने भी गौरी को देखा था और शायद यही वो आखिरी समय था जब किसी ने गौरी को देखा हो। तो घर से तो निकल जाती है वो पर उसको वापस आने में काफी देर होने लगती है और इसी की बात की चिंता होने लगती है उसकी मम्मी को। तो उसकी मम्मी उसको फोन मिलाती है पर बेल पूरी जाती है पर कोई भी फोन का आंसर नहीं करता है और ऐसे ही देखते देखते 3:30 से 4 बज चुके होते हैं और गौरी की मम्मी टेंशन के मारे अपने हस्बैंड शिशिर को भी ये बात बताती है और शिशिर भी घर आके गौरी को फोन मिलाने की कोशिश करते हैं पर कोई भी फोन नहीं उठाता और 1-1.5 घंटा निकल जाता है। फिर से वो लोग कई सारी कॉल कर चुके होते हैं, बेल फुल जाती है पर कोई भी फोन नहीं उठाता है। तभी एक बार वो और फोन करते हैं और इस तरफ फोन उठता तो है पर उनकी बेटी की आवाज नहीं। उस तरफ से कोई लड़का फोन उठा के बोलता है कि मैं और गौरी साथ में हैं, वो रात तक घर पहुंच जाएगी। और बिना कुछ आगे बताए वो फोन कट कर देता है। फिर से वो एक बार उसको कॉल करते हैं और फिर से वही लड़का फोन उठाता है और बोलता है कि मैं और गौरी साथ में हैं इको गार्डन पार्क में और रात तक गौरी घर पहुंच जाएगी। और उससे पहले उसके पापा कुछ बोल पाते कुछ पूछ पाते वो लड़का फिर से फोन कट कर देता है। काफी देर बाद फोन लाने के भी वो फोन नहीं उठाता है पर 5 से 6 बजे के बीच में गौरी के फादर एक बार और उसको फोन करते हैं और तब वो लड़का फोन उठाता है फिर से और जैसे ही वो पूछते हैं कि गौरी कहाँ है वो लड़का बोलता है कि गौरी की तबीयत एकदम से खराब हो चुकी है इसलिए मैं उसको लेके एसजीपीजीआई जा रहा हूँ। और ये बात सुनते ही मानो माता पिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और गौरी के फादर टेंशन में अपनी गाड़ी उठाते हैं और सीधे जाते हैं एसजीपीजीआई। वहाँ पे वो पता करते हैं तो उनको ये पता चलता है कि वहाँ पे गौरी श्रीवास्तव या फिर गौरी नाम की कोई लड़की आई ही नहीं है फिलहाल आज के दिन में। और टेंशन के मारे वो सीधा जाते हैं इको गार्डन पार्क और वहाँ पे भी लोगों से पूछने पे स्टाफ से पूछने पे उनको पता चलता है कि वहाँ पे भी कोई ऐसी लड़की किसी लड़के के साथ या फिर गौरी नाम की लड़की नहीं आई है और वो निराशा के साथ ढूंढने के बाद अपने घर चले जाते हैं। वहाँ पे पूरे दिन वो वेट करते हैं पर कोई भी गौरी का फोन या फिर कुछ नहीं आता है और जब वो 7 से 8 बजे करीब उसको वापस से फोन करते हैं तब गौरी का फोन स्विच ऑफ दिखाता है और ये स्विच ऑफ की जो नोटिफिकेशन सुनते ही उनकी ऐसी हालत खराब होती है कि वो सीधा जाते हैं पुलिस के पास और अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देते हैं और पुलिस भी इस मामले को सीरियस लेते हुए वो रिपोर्ट लिख लेती है और उनकी तहकीकात शुरू हो जाती है। ऐसे ही 1 फरवरी का पूरा दिन निकल जाता है। 2 फरवरी की सुबह लगभग 7 से 8 बजे करीब टीवी पे एक न्यूज आती है कि लखनऊ के शहीद पथ हाईवे के पास पहले एक जूट की बोरी मिलती है जिसके अंदर चेक करने पर पता चलता है कि उसमें किसी लड़की की दोनों कटी हुई टांगे हैं। उसी से कुछ मीटर दूर एक और जूट की बोरी मिलती है जिसमें लोगों को ढूंढने पता चलता है कि उसमें किसी लड़की का सर है और उसी से 1-2 किलोमीटर दूर एक और जूट की बोरी मिलती है जिसमें पता चलता है कि किसी लड़की के दोनों हाथ हैं और शहीद पथ पे ही उन तीनों बैग से थोड़ा सा और आगे एक प्लास्टिक का बैग रहता है जिसमें ढूंढने पे पता चलता है कि उसमें किसी लड़की का पूरा धड़ है और ये न्यूज पूरे प्रदेश में
एकदम आग की तरह फैल जाती है। और जैसे ही गौरी के माता पिता टीवी पे ये न्यूज सुनते हैं, उनके आंखों के सामने तो मानो जैसे अंधेरा छा गया होता। एक तो उनकी बेटी गायब, और दूसरे दिन जैसे वो न्यूज देखते हैं तो उसमें किसी लड़की के ही बॉडी पार्ट्स मिलने की न्यूज चल रही होती है। तो हम और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि एक माता पिता को उनकी एक लौती लड़की के लापता होने के बाद अगर ऐसी न्यूज सुनने को आए तो वो किस ट्रॉमा, किस शॉक से गुजर रहे होते हैं। और फिर 2 फरवरी को ही पुलिस वाले ये चेक करते हैं क्या लखनऊ के अंदर कोई मिसिंग रिपोर्ट दाखिल हुई है। तो जब वो लोग चेक करते हैं तो उसमें शिशिर और तृप्ति का ही नाम आता है, क्योंकि उनकी एक 19 साल की लड़की गौरी श्रीवास्तव लापता थी। तो पुलिस उनको कांटेक्ट करने से पहले बॉडी को फोरेंसिक डिपार्टमेंट भेज देती है, ताकि वो बॉडी पार्ट्स को असेंबल करके ये पता लगा सकें कि क्या वो बॉडी पार्ट एक ही लड़की के हैं या फिर कई अलग अलग लड़कियों को मर्डर करके उनके बॉडी पार्ट को ऐसे डिस्पोज किया गया है। तो बॉडी पार्ट को जब फोरेंसिक वाले एकदम असेंबल करते हैं तब वो एक ही लड़की के निकलते हैं, और उतने टाइम पे उसके हाथों में अंगूठी और बाली वगैरह सब कुछ उसकी चीजें होती हैं। तब 3 फरवरी को गौरी के माता पिता को बुलाया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप पहचानिए क्या ये जो बॉडी पार्ट के टुकड़े हैं, ये जो बॉडी है वो आपकी बेटी की ही है। पहले तो उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो जाके उस बॉडी पार्ट को, उस लाश को देखें, पर जब वो देखते हैं तो उसके हाथों में अंगूठी होती है और उसके जो कपड़े होते हैं उससे वो पहचान जाते हैं कि वो और कोई नहीं, उनकी घर की एक लौती बेटी गौरी के ही होते हैं। अब पुलिस ये सोचती है कि 1 तारीख को उन्होंने रिपोर्ट दिखाई, 2 तारीख को सुबह ही ऐसे बॉडी पार्ट्स मिलने लगे, और मीडिया का प्रेशर, पेरेंट्स की हालत को देखते हुए पुलिस की एक स्पेशल टीम का गठन किया जाता है और वो पूरी ताकत से लग जाते हैं गौरी के कातिल को ढूंढने के लिए। तो सबसे पहले तो बेसिक से उनका फोन के रिकॉर्ड चेक करे जाते हैं कि गौरी का फोन कहाँ था और उसके पास लास्ट कॉल किसकी आई है नंबर स्विच ऑफ होने से पहले। तो क्योंकि माता पिता ही फोन कर रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा कॉल्स उन्हीं की होती हैं, पर उस बीच एक नंबर और होता है जिसपे गौरी को कॉल आई होती है और गौरी भी उसको कॉल करती है। तो जब उस नंबर की लोकेशन निकाली जाती है तब वो लोकेशन लखनऊ के ही केसर बाग की निकलती है, और जब पुलिस वाले वहां पे जाते हैं केसर बाग में, लोगों से पूछताछ करते हैं और साथ ही साथ केसर बाग के अंदर लगे हुए जो सीसीटीवी कैमरास होते हैं उसको चेक करवाते हैं। तो क्योंकि इतनी ज्यादा सीसीटीवी कैमरा नहीं थे 2015 में लखनऊ के अंदर, तो काफी दिक्कत हुई उनको, पर उनको सीसीटीवी कैमरा में एक जगह पे गौरी पैदल पैदल जाते हुए दिखी, और देखने से लग रहा था कि वो फोन पे किसी को मैसेज कर रही है। और जब वो थोड़े दूर और सीसीटीवी के फुटेजेस चेक करते हैं तब पता चलता है कि वहां पे एक लड़का आता है बाइक से जो गौरी को अपने साथ बैठा के ले जाता है। अब अगर गौर से देखा जाए तो वो लड़के की जो बाइक थी वो भी पहचान में ऐसा नहीं आ रही थी, उसकी नंबर प्लेट भी ऐसी विजिबल नहीं थी, इवन लड़के ने हेलमेट लगा रखा था। तो जब पुलिस उस बाइक की फोटो लेके केसरबाग के एरिया में पूछताछ करती है और आरटीओ में पता करती है, तो आरटीओ में तो कुछ पता नहीं चलता क्योंकि ना नंबर था ना फिर ऐसी बाइक के कलर तो बहुत सारे थे। पर लक बाय चांस केसरबाग में पूछते पूछते उनको पता चलता है कि ये जो बाइक है यहाँ पे एक लड़का रहता है उसकी है। और जब वो उस लड़के के घर पहुंचते हैं तो वहां पर वो लड़का आराम कर रहा होता है, और उसको जब पकड़ते हैं तो वो बताता है कि उसका नाम है हिमांशु प्रजापति। तो 24 साल के हिमांशु प्रजापति जो कि राजस्थान से डिस्टेंस लर्निंग कर रहा होता है और हाल ही में लखनऊ आता है, उसकी फैमिली किसी पर्सनल काम से मुंबई गई हुई होती है, तो वो घर पे अकेला होता है। और वो बताता है कि आज से 1-1.5 साल पहले गौरी उसके दोस्तों के थ्रू उसको एक पार्टी में मिली थी जहाँ पे उनकी ऐसे ही फेसबुक पे बात होने लगती है, और कुछ समय बाद उनका नंबर एक्सचेंज होता है और वो व्हाट्सएप पे बात करने लगते हैं। और हिमांशु को ऐसा लगता है कि गौरी उससे इतने समय से बात कर रही है, ऐसे बात कर रही है, तो शायद वो भी उससे प्यार करती होगी, क्योंकि हिमांशु कहीं ना कहीं एक तरफा प्यार करने लगता है गौरी से। और ये लोग कई बार व्हाट्सएप पे बात करते करते ऐसे बाहर कैफेज वगैरह में भी मिले होते हैं। पर एक दिन 2 फरवरी वाले तारीख को जब हिमांशु के घर पे कोई नहीं होता है तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि पहले हम कहीं घूमने चलेंगे और उसके बाद अपने घर पे चल के बात करेंगे आराम से। तो वही होता है, गौरी जैकेट देख के निकलती है, हिमांशु को मैसेज करती है कि वो बाहर है और हिमांशु उसको लेने आता है, और साथ में वो लोग हिमांशु के घर चले जाते हैं। वहां पे ये लोग कुछ बात कर रहे होते हैं, तभी हिमांशु गौरी से उसका फोन मांगता है कि 1 मिनट अपना मुझे फोन दो। गौरी पहले तो मना करती है, फिर हिमांशु थोड़े से गुस्से में आके छीना झपटी करने लगता है और गौरी का फोन छीन लेता है उससे। तब वो देखता है कि गौरी की चैट्स में एक लड़का था जिसको गौरी ने अपनी कुछ इंटीमेट फोटोज दी होती हैं, और वो फोटोज और चैट देखते ही मानो हिमांशु के सर पे ज्वालामुखी फट चुका होता है। वो इतने गुस्से में होता है क्योंकि उसे लगता है कि वो गौरी से प्यार करता है और गौरी भी उससे प्यार करती है, पर फिर गौरी ने ऐसा क्यों किया, इसका मतलब गौरी उसको चीट कर रही है। और उस गुस्से में वो गौरी की
गर्दन पकड़ लेता है और उसका बहुत जोर से गला दबाने लगता है, जिसकी वजह से गौरी बेहोश होके गिर जाती है और कोमा में चली जाती है। और हिमांशु उसके बाद गौरी को वहीं छोड़ देता है क्योंकि उसका फोन भी बज रहा होता है और गुस्से में वो बाहर निकल जाता है। बाहर अपने ही घर पे, अपने गेट के बाहर जहाँ पे अंदर गौरी कोमा में पड़ी होती है, वहीं पे अपने दोस्त से 2 घंटा बात करता है और उसके बाद चला जाता है पास के ही एक ठेके और वहां से भरपूर दारू पीता है। और नशे में धुत जब वो घर आ रहा होता है तब वहां से वो एक पेड़ काटने वाली आरी, कुछ बोरे और ग्लव्स वगैरह सामान लेते हुए घर की ओर निकलता है। और वहां पे जब उसको गौरी ऐसे पड़ी हुई दिखती है तब भी वो समझ जाता है कि ये मर चुकी है और अब इसको ठिकाने लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो वो बुरी तरह फंस जाएगा। और तब तक वो गौरी का फोन आंसर करके उसको फाइनली स्विच ऑफ कर चुका होता है और स्टार्ट करता है एक ऐसे घिनौने काम को जो कि हम नॉर्मल लोग सोच भी नहीं सकते। वो उसी पेड़ काटने वाली आरी से गौरी के शरीर के 4 टुकड़े कर देता है और चारों टुकड़ों को अलग अलग बोरी में भर देता है। एक में उसके पैर, एक में उसके हाथ, एक में उसका धड़ और एक में उसका सर। और उसको बारी बारी से बताता है कि उसको वो बोरे एक एक करके शहीद पथ तक फेंक के आने में काफ़ी टाइम लगा क्योंकि केसर बाग से शहीद पथ काफ़ी दूर है, तो वो उसको घंटों लग गए एक एक बोरे को अपनी बाइक पे पीछे बांध के उस जगह पे डिस्पोज करके आने में। वो घर आता है, वाइपर से पूरा खून साफ करता है, मानो एकदम ऐसा कर देता है कि यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं है और आराम से सो जाता है। और इधर जहाँ उसकी कस्टडी चल रही होती है वहीं पे बॉडी फॉरेंसिक में चली जाती है फॉर पोस्टमार्टम। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है कि गौरी की मरने की वजह है हैमरेज और लॉस ऑफ ब्लड। और ये सुन के जब पुलिस वाले उनसे पूछते हैं तब वो बताता है कि जब वो वापस घर आया था तो जब वो गौरी को छूता है काटने के लिए तब भी गौरी की बॉडी गर्म होती है। और ये सुन के मानो पुलिस वालों की रूह कांप जाती है क्योंकि बॉडी का गर्म होने का मतलब है कि गौरी तब भी जिंदा थी और उसने एक पेड़ काटने वाली आरी से गौरी को जिंदा ही टुकड़े कर दिए। और यहाँ पे उसको तो जेल हो गई, पर श्रीवास्तव परिवार की एक माता पिता की एक 19 साल की बेटी उन्होंने हमेशा के लिए खो दी। अब यहाँ पे 2 बातें हैं। पहला, पेरेंट्स क्यों इतना वेट करते हैं जब उनके साथ उनको कुछ ऐसा लगता है कि उनका बच्चा ऐसा कोई चीज़ कर ही नहीं सकता और कोई और उनका फ़ोन उठा रहा है, तो पेरेंट्स क्यों उसी समय ढूंढने नहीं निकलते हैं। दूसरा, अगर वो शराब और गुस्से के नशे में ना होता तो वो एक बार को शायद गौरी को हॉस्पिटल ले जाता या फिर कोई मदद मांगता, जिसकी वजह से वो थोड़ा बहुत डांटा जाता पर उसको इतनी बड़ी सज़ा और उसको ऐसा मर्डर करने की ज़रूरत ना पड़ती। पर आप ये देख लो कि मर्डर भी उसने कोई नॉर्मल नहीं किया, उसने प्रॉपर प्लानिंग करके नशे में भी पूरी बॉडी के टुकड़े किए। इसका मतलब है कि उसकी मेंटालिटी कैसी होगी। और एक तरफ उसके ही पेरेंट्स को नहीं पता कि उनके खाली घर में उनका लड़का किसी लड़की के साथ ऐसा कर रहा है। इवन उनको तो काफ़ी दिनों बाद तक भी नहीं पता चला था जब तक उसको पकड़ा नहीं गया। और फिलहाल तो वो जेल में है और ऐसा होने से आप अपने बच्चों को उन पे निगाह रखें, उनको कभी भी ऐसी मुसीबत में जाने के लिए पहले से ही अवेयर कर दें कि वो पहले तो कहीं भी जाएं तो आपको बता के सच सच जाएं। ऐसे झूठ बता के जाने में उनकी ही सेफ्टी को मुसीबत हो सकती है। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, पर उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया कि उससे हमारे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, जिसके लिए मैं आपका एकदम दिल से थैंक यू करता हूं कि आप हमारी वीडियोस को इतना लाइक कर रहे हो, रिस्पांस दे रहे हो। पर हाँ, आप देख के तो जाते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो आई विश आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब भी करो, जिससे कुछ नहीं होता है, आपके लिए तो फ्री है बट मुझे मोटिवेशन मिलती है अपने ऑफिस टाइम के बीच में ऐसी वीडियोज़ बनाने का। तो थैंक यू सो मच, बी सेफ, बी हैप्पी, टेक केयर ऑफ़ योर लव्ड वंस, स्टे सेफ एंड जय हिंद।